राम राम दोस्तों। कल की वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के टाइप समझे, वो पार्ट 1 था। आज की वीडियो पार्ट 2 है। क्योंकि कुछ चीजें रह गई थी, वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था। उस वीडियो में हमने समझा कि डायरेक्ट फंड क्या है और रेगुलर फंड क्या है। इसके बाद हमने समझा डेट फंड क्या है, इक्विटी फंड क्या है और हाइब्रिड फंड क्या है। हाइब्रिड की फिर हमने टाइप समझी, इक्विटी की फिर हमने टाइप समझी। इक्विटी की टाइप होती हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। हाइब्रिड की फिर टाइप होती हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाइब्रिड की फिर दो टाइप होती हैं, बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड। हाइब्रिड की फिर दो टाइप होती हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और अग्रेसिव हाइब्रिड। एडवांटेज की भी दो टाइप होती हैं, ओनली बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, ये कुछ टाइप हैं जो मैंने आपको ब्रीफ करी हैं। इन सब में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पिछली वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं अगर दोबारा से समझाने बैठूंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, उसका कोई फायदा है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारे रह गए थे। सबसे पहला तो जो हमारा टॉपिक रह गया था वो था इंडेक्स फंड। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रह गया था वो था सेक्टोरल या थीमेटिक फंड। ठीक है, ये भी म्यूचुअल फंड की एक टाइप है। इंडेक्स फंड अलग है, जैसे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड अलग हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? देखिए, उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि इंडेक्स क्या है। जैसे हम मार्केट को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं निफ्टी 50 को या सेंसेक्स को। निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या हैं? ये इंडेक्स हैं। देखो, हमारे दो एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। ये आपने सुने ही होंगे। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफी पुराना है, एनएसई फिर भी कंपैरेटिवली नया है। सेंसेक्स बीएसई का एक इंडेक्स है। सेंसेक्स में क्या होता है, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं। एक बार थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। सेंसेक्स सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो आती हैं। फिर आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं वो आती हैं। सेंसेक्स क्या है? बीएसई का इंडेक्स है। और निफ्टी 50 क्या है? एनएसई का इंडेक्स है। निफ्टी नाम जिसके आगे आपको मिल गया वो सब एनएसई के इंडेक्स हैं। बीएसई का सिर्फ सेंसेक्स इंडेक्स होता था पहले, अब एक दो और उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, वो इतने पॉपुलर नहीं है। लेकिन एनएसई के जितने निफ्टी के जो इंडेक्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। उनमें बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, फ्यूचर ऑप्शन भी उसमें होता है, इसलिए एनएसई ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, कुछ और इंडेक्स मैं आपको बताता हूं। जैसे 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक की टॉप कंपनियां होगी निफ्टी 50। फिर आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो नाम से ही पता लग रहा है, उससे नेक्स्ट वाली 50, यानी 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक की कंपनियां। दो इंडेक्स ये हो गए। फिर तीसरा इंडेक्स आता है मिड कैप इंडेक्स, जो हमने पिछली वीडियो में भी समझा था। 101 नंबर की कंपनी से लेके 250 नंबर तक की कंपनियां मिड कैप में आती हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स आता है वो स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, जिसमें 251 नंबर की कंपनी से लेके 500 नंबर तक की कंपनियां आती हैं। उसके बाद फिर एक नया इंडेक्स है माइक्रो कैप। स्मॉल कैप के बाद आता है माइक्रो कैप, यानी जो कंपनियां स्मॉल कैप से भी छोटी हैं। स्मॉल कैप क्या था? 251 से 500 तक। ये है 501 से लेके 750 तक की 250 कंपनियां। ठीक है, हालांकि कंपनियां तो देखो 750 के भी आगे बहुत सारी हैं, लेकिन वो किसी इंडेक्स में नहीं आती। अब मान लो हमें ये देखना है कि बाजार कहां जा रहा है, तो हम कहां से व्यू लेते हैं? निफ्टी 50 से, क्योंकि वो टॉप कंपनियां हैं, 50 कंपनियां। या फिर लेंगे सेंसेक्स से, जिसमें टॉप 30 कंपनियां हैं। लेकिन मैं बोलूं कि स्मॉल कैप का क्या हालचाल है, तो हम देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक है, स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिसमें 251 से 500 तक की कंपनियां आती हैं। अगर मिड कैप देखना है तो मैं देखूंगा मिड कैप इंडेक्स। इसके अलावा कुछ सेक्टर वाइज भी इंडेक्स बने हुए हैं। जैसे मान लो आईटी सेक्टर है, आपने सुना होगा। अगर आपको ये देखना है कि आईटी सेक्टर ऊपर है या नीचे है, तो अब ऐसा तो है नहीं आप हर स्टॉक को अलग अलग जाके देखोगे कौन सा बढ़ा हुआ है कौन सा कम है, फिर सबको कैलकुलेट करोगे, कुछ कुछ उसमें भी फिर आप ठीक से नहीं कर पाओगे।
तो आईटी में क्या हुआ, अलग अलग कंपनियों को मिला के जो आईटी की कंपनियां हैं एक इंडेक्स बना दिया, निफ्टी आईटी इंडेक्स। आपको सिर्फ उस आईटी इंडेक्स का चार्ट देखना है और आपको आइडिया लग जाएगा कि आज निफ्टी आईटी कंपनियों के क्या हालचाल हैं। तो उसके बाद जैसे आता है फार्मा, फार्मा का अलग से इंडेक्स है जिसमें फार्मा की कंपनियां आती हैं। एफएमसीजी का अलग इंडेक्स है, बैंक का अलग इंडेक्स है, और बैंकिंग में भी फिर आगे प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, ये अलग से इंडेक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का अलग से इंडेक्स है, ऑटो कंपनियों का अलग से इंडेक्स है। ऐसे अलग अलग आपको बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको हर इंडेक्स का देखने को नहीं मिलेगा। वो कुछ इंडेक्स का देखने को मिलता है जो पॉपुलर हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है निफ्टी 50। मैं बात करूं निफ्टी 50, निफ्टी 50 का आपको ईटीएफ भी देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लगाना है पैसा, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा सकते हो। इंडेक्स फंड का फ़ायदा क्या होता है? इंडेक्स फंड में एक तो ये है कि ये एक्टिव फंड नहीं है। दो तरीके के फंड होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव वो होता है जिसको कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है, यानी वो जिस मर्जी स्टॉक को खरीद सकता है, जिस मर्जी को बेच सकता है, जितनी मर्जी क्वांटिटी में खरीद सकता है। पैसिव फंड वो होते हैं जिनमें कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं बैठा होता अलग से। जैसे मान लो आपने निफ्टी का इंडेक्स फंड ले लिया, तो इसमें जो 50 कंपनियां हैं ना, आपका पैसा उन 50 कंपनियों में ही लगेगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो इन 50 कंपनियों से बाहर जाके कोई स्टॉक खरीद ले। दूसरी चीज़, इन 50 कंपनियों की जो वेटेज है इस इंडेक्स में, उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपका पैसा लगेगा। एग्जाम्पल दे के मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो 50 कंपनियाँ हैं, 50 कंपनियों का ऐसा नहीं है कि हर कंपनी का 2% हिस्सा है, ऐसा नहीं है। जो बड़ी कंपनी है उसका ज़्यादा हिस्सा है, जो छोटी कंपनी है उसका कम हिस्सा है। जैसे मान लो जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसका हिस्सा 6% से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब अकेले रिलायंस का 6% से ज़्यादा है, तो कई कंपनियां ऐसे भी मिलेंगी जिनका 2% से कम है। तो हर कंपनी की एक अलग वेटेज होती है, अलग परसेंटेज होती है निफ्टी 50 में। तो आपका पैसा भी उसी वेटेज में लगेगा। अगर मान लो आपने 100 रुपये लगा दिए निफ्टी 50 में, तो उसमें से 6 रुपया आपका सीधा सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगेगा। अगर किसी कंपनी की वेटेज सिर्फ 1% है, तो उस 100 में से आपका 1 रुपया ही उस कंपनी में लगेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन आप इसको मान सकते हो। मान लो जैसे आपने 100 रुपये लगा दिया, तो कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिकली आपका वो उतना पैसा लग जाएगा। दूसरा, इंडेक्स फंड का फ़ायदा क्या होता है? इंडेक्स फंड का दूसरा फ़ायदा होता है कि यहाँ आपकी एक्सपेंस रेशियो, यानी जो फीस है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी म्यूचुअल फंड को मैनेजर नहीं रखना, मैनेजर को कोई सैलरी नहीं देनी है। ठीक है, किसी नॉर्मल बंदे को भी मान लो बैठा देंगे, किसी आईटी प्रोफेशनल को, कंप्यूटराइज्ड उसने पैसा लगाना है इंडेक्स में, वो इंडेक्स के हिसाब से पैसा लगाता रहेगा और इंडेक्स के हिसाब से ही निकालता रहेगा। तो इसलिए इसकी एक्सपेंस रेशियो हमेशा आपको कम देखने को मिलेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है नावी, नावी का जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है उसकी एक्सपेंस रेशियो 0.06 है, 0.06%। समझ रहे हो कितना कम है? नॉर्मली आप एक्टिव फंड की देखोगे तो कम से कम आधा % आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये सिर्फ 0.06% है। दूसरे जो फंड आते हैं फिर थीमेटिक या सेक्टोरल फंड। आपने अगर इंडेक्स समझ लिए तो समझ लो कि आपका आधा काम हो गया है। थीमेटिक का मतलब क्या है? जो एक थीम में पैसा लगाते हैं। सेक्टोरल फंड का मतलब क्या है? जो किसी एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं। ये दोनों मिलते जुलते ही हैं। जैसे मैंने बताया आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स है, तो आईटी सेक्टर में जो मान लो कोई अलग से फंड बना दिया जो सिर्फ आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है, उसको बोलेंगे सेक्टोरल फंड। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो तरीके के फंड हो सकते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव तो क्या करेगा, जो आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है उसमें पैसा लगाएगा इंडेक्स के हिसाब से। लेकिन सेक्टोरल फंड अगर आपका एक्टिवली मैनेज है तो उसमें क्या होता है, आईटी की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें म्यूचुअल फंड
मैनेजर अपने हिसाब से क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकता है। किसी कंपनी को चाहे तो निकाल भी सकता है कि मेरे को ये कंपनी नहीं चाहिए, तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट ना भी करे बेशक, क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज्ड है। लेकिन वो करेगा क्या, वो सिर्फ आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में ही आपका पैसा लगाएगा, क्योंकि आपने उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि डिफेंस सेक्टर का एक नया इंडेक्स फंड आया है, ठीक है, तो वो सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड कंपनियों में ही आपका पैसा लगाएंगे। आपने अगर कोई फार्मा का फंड लिया है तो वो सिर्फ फार्मा रिलेटेड ही कंपनियों में आपका पैसा लगाएंगे, या तो जो दवाइयों की कंपनियां हैं, डायग्नोस्टिक की कंपनियां हैं, हॉस्पिटल की कंपनियां हैं, ठीक है। एफएमसीजी में आपने पैसा लगाया है तो जो एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनियां हैं आपका पैसा सिर्फ वहीं लगेगा। हाँ, उसमें मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर पैसिव मैनेज्ड फंड है तो वो डायरेक्ट इंडेक्स में पैसा लगेगा, और वो अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड है तो उसमें कोई भी स्टॉक कम ज़्यादा हो सकता है, कंपनी चाहे तो कोई भी खरीद सकता है, ना भी खरीद सकता है, और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से खरीद सकता है, लेकिन वो सिर्फ उसी सेक्टर या उसी थीम की कंपनियां होंगी। तो इंडेक्स और सेक्टोरल, एक मिनट, इंडेक्स फंड और सेक्टोरल या थीमेटिक फंड, ये आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इंडेक्स फंड आपको तभी लेना चाहिए जब आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, और सेक्टोरल या थीमेटिक फंड को आपने अवॉइड करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि देखो, एक सेक्टर का ना चलने का एक टाइम होता है। जैसे एक टाइम था आईटी सेक्टर के चलने का, अभी पीछे थोड़े दिन पहले पीएसयू का जो सेक्टर था वो बहुत चला था। जैसे ही कोई सेक्टर चलता है उसके तुरंत बाद उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड आना शुरू हो जाते हैं। पीएसयू ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया एक साल में, और अलग अलग कंपनियां अपना पीएसयू फंड लॉन्च करने लग गई। अभी जैसे मैंने रिसेंटली बताया, मोतीलाल ओसवाल का अभी डिफेंस फंड आया है। डिफेंस इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में उसके रिटर्न 150% के हैं, 150%। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसको कम नॉलेज है वो देखेगा, ओहो, एक साल में 150% का रिटर्न, चलो इसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। जबकि वो एक सेक्टर या एक थीम में इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले एक साल में तो वो सेक्टर या वो थीम चली है, लेकिन क्या वो लंबे टाइम में चल पाएगी? आपने कभी ऐसा सुना है कि एक जो सेक्टर है वो हमेशा से ही चलता रहा है स्टॉक मार्केट में? ऐसा कभी नहीं होता। वो एक साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, लेकिन हम पैसा 1-2 साल के लिए नहीं, हम पैसा 10-15 साल के लिए लगा रहे हैं। तो 10-15 साल के लिए आपको ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो कंसिस्टेंटली रिटर्न दे सके। ये आपको 1-2 साल तो भर भर के रिटर्न देगा, उसके बाद ये फुस हो जाएगा। और दूसरा बात, जैसे मान लो मैंने फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, मान के चलो, या मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ क्या है, म्यूचुअल फंड मैनेजर की मर्जी है, वो जो मर्जी स्टॉक खरीद सकता है। अगर उसको लग रहा है अब डिफेंस सेक्टर चलेगा तो वो डिफेंस के स्टॉक खरीद ले, किसने मना किया उसको? अब हमसे तो ज़्यादा ही नॉलेज है उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को। तो इसलिए अगर आपको लंबे टाइम में इन्वेस्ट करना है तो आपको सेक्टोरल या थीमेटिक फंड से बचना चाहिए। जैसे आप पीएसयू का हाल देखो, अब पीएसयू का क्या हाल है? 1.5-2 साल पहले, 1 साल पहले पीएसयू भर भर के रिटर्न दे रहा था। अब पीएसयू फुस हो गया, अब डिफेंस चल रहा है। एक टाइम आएगा डिफेंस फुस हो जाएगा, फिर आईटी चलने लग जाएगा, फिर आईटी फुस हो जाएगा, क्या पता एफएमसीजी चलने लग जाएगा। तो ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर अलग अलग चलते रहते हैं। कभी 1-2 साल कोई चल रहा है, कभी 1-2 साल कोई चल रहा है। तो इसलिए आपको सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना ही नॉलेज है कि आपको ये पता है कि अब ये सेक्टर चलेगा, तो फिर तो आप डायरेक्ट स्टॉक ही खरीद लो उस सेक्टर के, आपको म्यूचुअल फंड में जाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब तो आपको बहुत नॉलेज है। इसीलिए लोग इन सेक्टर्स को कम प्रेफर करते हैं, इन म्यूचुअल फंड को जो सेक्टोरल और थीमेटिक हैं। जिसको नॉलेज नहीं है वो तो पैसा लगा देता है, क्योंकि वो देखता है पिछले एक साल के इतने रिटर्न, 150% रिटर्न, 100% रिटर्न। लेकिन जिसको ज्ञान है वो ये रिटर्न देख के भी पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये सेक्टर चलेगा तो वो उस सेक्टर के डायरेक्ट स्टॉक ही खरीद लेगा। एक और जो रह गया था जो म्यूचुअल फंड की टाइप है, वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड।
मल्टी एसेट एलोकेशन, आपको नाम से ही पता लग रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, एसेट मतलब अलग अलग एसेट, मतलब ऐसा फंड जो आपके पैसे को अलग अलग एसेट्स में एलोकेट करता है। एसेट क्या होते हैं? जैसे स्टॉक मार्केट एक एसेट हो गया, गोल्ड एक एसेट हो गया, प्रॉपर्टी एक एसेट हो गया, ठीक है, डेट एक अलग से एसेट हो गया, एफडी एक अलग से एसेट हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये कई, मल्टी मतलब कई एसेट्स में आपका पैसा लगा देंगे। मान लो थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, थोड़ा पैसा डेट में लगा दिया, थोड़ा पैसा गोल्ड में लगा दिया, ठीक है, ऐसे 3 जगह उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे मान लो स्टॉक मार्केट आपकी चली नहीं रही है या स्टॉक मार्केट आपकी गिरती जा रही है, तो उस टाइम ऐसा माना जाता है कि गोल्ड एक अच्छा हैज होता है स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट। जब स्टॉक मार्केट गिरेगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। तो आपके जो म्यूचुअल फंड है ना, उसमें थोड़ी सी हैजिंग हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कम रिटर्न देता है, डेट आपको पता है कम रिटर्न देता है, तो इसलिए फिर जो उसका ओवरऑल रिटर्न होगा ना, वो आपको कम मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें समझी, इंडेक्स फंड, दूसरा थीमेटिक या सेक्टोरल फंड, और तीसरा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ठीक है। इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं। थीमेटिक या सेक्टोरल फंड से आपको बच के चलना है, क्योंकि ये साल 2 साल के लिए तो बहुत अच्छे चलते हैं लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं चलते। और फिर भी अगर अपना जो दूसरे फंड है नॉर्मल, मान लो कोई भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, उनका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अपने आप ही उस सेक्टर के या उस थीम के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेगा अगर उसको लगेगा कि ये चलने वाले हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन में वो अलग अलग एसेट्स में आपका पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, यानी जो इतनी सारी हमने टाइप तो समझ ली, अब किस पर्सन के लिए कौन सी टाइप में पैसा लगाना ज़्यादा ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा भी बंदा होगा जो कम रिस्क लेना चाहता है, कोई ऐसा भी होगा जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, कोई ऐसा भी होगा जो 30 साल का है, कोई ऐसा भी होगा जो 50 साल का है, कोई ऐसा भी होगा जिसके पास 1 लाख रुपया है, कोई ऐसा भी होगा जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। तो हर किसी की जो नेटवर्थ है, हर किसी की जो रिस्क कैपेसिटी है, हर किसी की जो एज है, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग जो म्यूचुअल फंड हैं वो सूटेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक म्यूचुअल फंड सबके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा या किसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कोई सवाल आपका है म्यूचुअल फंड की टाइप से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।